सिर्फ 24 साल की उम्र, चेहरे पर चमक, जुबान पर गौ सेवा की बात और लाखों फॉलोअर्स जो उन्हें देवी मानते थे, साध्वी प्रेम बाईसा। लेकिन किसे पता था कि नागौर, राजस्थान की यह चमकती रोशनी एक रात अचानक बुझ जाएगी। तारीख थी वो काली रात। खबर आती है कि साध्वी जी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन क्या वाकई यह आत्महत्या थी? आज पूरा राजस्थान जल रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर प्रेम बैसा ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इस शोर के बीच एक बहुत ही खौफनाक सवाल उठ खड़ा हुआ है। शक की सुई किसी दुश्मन पर नहीं, बल्कि उस इंसान पर घूम गई है जिसे एक बेटी का रक्षक होना चाहिए था, उनके अपने पिता। सोशल मीडिया कह रहा है पिता ही मास्टरमाइंड है, लेकिन पुलिस क्या कह रही है? वो आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट मौत के 4 घंटे बाद किसने की? उस रात एम्बुलेंस को क्यों मना किया गया? आज हम भावनाओं से नहीं, सबूतों से बात करेंगे। हम खंगालेंगे उस रात का एक एक मिनट। स्वागत है इस गहरी पड़ताल में। चलिए सच का सामना करते हैं। इससे पहले कि हम उस काली रात के अंधेरे में उतरें, यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वो थीं कौन, जिनके लिए आज हजारों आंखें रो रही हैं। राजस्थान के नागौर जिले की मिट्टी से निकली महज 24 साल की एक ऐसी बेटी, जिसने उस उम्र में संन्यास और वैराग्य को चुना जब युवा दुनिया की चकाचौंध में खोए रहते हैं। नाम था साध्वी प्रेम बाईसा। भक्त उन्हें सिर्फ एक कथावाचक नहीं, बल्कि साक्षात देवी का रूप मानते थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज और मासूमियत थी। उनकी पहचान थी गौ सेवा। वो अक्सर अपनी सोशल मीडिया रील्स और प्रवचनों में गायों की रक्षा और सनातन धर्म की बात करती थीं। देखते ही देखते वो सोशल मीडिया की स्टार बन गई थीं। लाखों युवा उन्हें फॉलो करते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए आश्रम के बाहर कतारें लगती थीं। वो एक उम्मीद थीं, इस बात का सबूत कि कलयुग में भी भक्ति जिंदा है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस चेहरे पर इतनी शांति थी, उसकी जिंदगी के आखिरी पन्ने इतने अशांत और दर्दनाक होंगे। एक चमकता हुआ सूरज जो दोपहर होने से पहले ही अस्त हो गया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने इस देवी को मौत की नींद सुला दिया? उनके जीवन की यह कहानी जितनी प्रेरणादायक थी, उनका अंत उतना ही रहस्यमयी और चौंकाने वाला साबित हुआ। उस दिन आश्रम में रोज की तरह भजन कीर्तन का माहौल था। भक्त दर्शन करके लौट रहे थे और सब कुछ बेहद सामान्य लग रहा था। किसी को भनक तक नहीं थी कि यह शांति दरअसल आने वाले एक भयानक तूफान की खामोशी है। वह तारीख जो कैलेंडर के पन्नों पर तो आम थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढला और अंधेरा छाया, नागौर के उस आश्रम की दीवारें एक ऐसी घटना की गवाह बनने वाली थीं जिसने न सिर्फ एक पिता को कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि आस्था और विश्वास की नींव हिला दी। आइए अब घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और देखते हैं उस रात का वो सच जो अंधेरे में छिपाने की कोशिश की गई। पहला पन्ना, वो खौफनाक रात और 2 घंटे का अंधेरा। कहानी शुरू होती है नागौर के उस आश्रम से, जहां सब कुछ शांत था। तारीख थी वह खौफनाक रात। साध्वी प्रेम बाईसा, जो कुछ घंटे पहले तक बिल्कुल स्वस्थ थीं, अचानक आधी रात के करीब उन्हें बेचैनी और पेट दर्द की शिकायत होती है। यहीं से कहानी में वो पहला झोल आता है जो किसी के भी गले नहीं उतर रहा। एम्बुलेंस को ना क्यों? जरा सोचिए, अगर आपके घर में किसी 24 साल की बेटी की हालत गंभीर हो जाए तो एक पिता सबसे पहले क्या करेगा? वो तुरंत 108 एम्बुलेंस को कॉल करेगा या किसी बड़े डॉक्टर को बुलाएगा। लेकिन चश्मदीदों और रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां मौजूद उनके पिता महंत वीरमनाथ ने एम्बुलेंस बुलाने से साफ इनकार कर दिया। वहां सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन साध्वी को आनन फानन में एक प्राइवेट गाड़ी में डाला गया। सवाल यह है, इतनी हड़बड़ी क्यों थी? क्या पिता को डर था कि एम्बुलेंस स्टाफ कुछ देख लेगा, या वो साध्वी की हालत को दुनिया से छिपाना चाहते थे? गाड़ी में बैठते वक्त साध्वी की हालत कैसी थी? वो बेहोश थीं या होश में थीं? ये राज भी उसी कार के अंदर दफन है। अब आता है अस्पताल का मंजर। जैसे तैसे गाड़ी नागौर के JLN सरकारी अस्पताल पहुंचती है। रात का सन्नाटा था। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर दौड़ कर आए, लेकिन जब तक उन्होंने साध्वी की नब्ज टटोली, बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने एक शब्द कहा जो किसी भी पिता के लिए वज्रपात जैसा होता है, ब्रॉड डेड, लाने से पहले ही मौत। मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से जब भी किसी युवा की संदिग्ध मौत होती है तो पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होता है। अब बात आती है शव ले जाने की जल्दबाजी। असली खेल मौत की खबर मिलने के ठीक बाद शुरू हुआ। नियम यह कहता है कि मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन आरोप है कि परिवार ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव को वापस आश्रम ले जाने की कोशिश की। परिवार वाले शव को गाड़ी में रखकर ले जाने ही वाले थे। उनका तर्क था कि यह स्वाभाविक मौत है, हमें अंतिम संस्कार करना है। लेकिन अस्पताल प्रशासन को शक हुआ। उन्होंने तुरंत स्थानीय कोतवाली पुलिस को सूचना दे दी। अगर पुलिस उस वक्त मौके पर नहीं पहुंचती तो शायद साध्वी का अंतिम संस्कार रातों रात कर दिया जाता और यह राज हमेशा के लिए राख बन जाता। एक पिता जिसकी जवान बेटी अभी अभी गुजरी है, वो इंसाफ या जांच की मांग करने के बजाय बिना पोस्टमार्टम कराए भागने की कोशिश क्यों कर रहा था? यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से पुलिस और जनता का शक एक हादसे से हटकर हत्या की तरफ मुड़ गया। दूसरा पन्ना, रक्षक या भक्षक? पिता शक के घेरे में क्यों? अब हम उस सवाल का सामना करते हैं जो सबसे ज्यादा कड़वा है, लेकिन जिसे पूछना सबसे ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं
पिता ही मास्टरमाइंड है। हालांकि पुलिस ने अभी तक महंत वीरमनाथ को हत्या का दोषी घोषित नहीं किया है, लेकिन उस रात और उसके बाद उनके द्वारा लिए गए 3 फैसले उन्हें इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदिग्ध बनाते हैं। मुर्दे के फोन से स्टेटस कौन लगा रहा था? सबसे बड़ा रहस्य छिपा है साध्वी के मोबाइल फोन में। साध्वी की मौत अस्पताल में हो चुकी थी, उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौत के करीब 4 घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट @sadhvi_prem_baisa से एक स्टोरी पोस्ट होती है। उसमें लिखा था, एक माफीनामा, मुझसे गलती हुई है, मैं जा रही हूँ। सवाल यह है, एक मृत व्यक्ति पोस्ट कैसे कर सकता है? पुलिस जांच में सामने आया कि साध्वी का फोन उस वक्त उनके पिता के पास था। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पिता ने माना कि यह पोस्ट उन्होंने खुद डाली थी। उनका तर्क था कि किसी और संत ने उन्हें यह फोटो भेजा था तो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन SIT का सवाल सीधा है, एक पिता जिसकी जवान बेटी की लाश सामने पड़ी है, उसे सोशल मीडिया पर स्टेटस अपडेट करने की क्या सूझी थी? क्या यह दुनिया को यह यकीन दिलाने की एक प्री प्लान्ड साजिश थी कि यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है? क्या वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही नैरेटिव सेट करना चाहते थे? पोस्टमार्टम से डर क्यों? दूसरा शक तब गहराया जब बात पोस्टमार्टम पर आई। अस्पताल में मौजूद पुलिस अधिकारियों के मुताबिक परिवार वाले शुरुआत में पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे। वे बार बार कह रहे थे कि साध्वी जी समाधि लेंगी, हम चीरफाड़ नहीं करवाना चाहते। भारतीय परंपरा में संतों की समाधि होती है, ये सच है, लेकिन जब मौत संदिग्ध हो तो कानून सबसे ऊपर होता है। अगर पिता को यकीन था कि बेटी की मौत हार्ट अटैक या किसी नेचुरल वजह से हुई है तो वो जांच से क्यों घबरा रहे थे? आखिरकार प्रशासन और समाज के भारी दबाव के बाद ही वो पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। ये हिचकिचाहट बताती है कि शायद वो जानते थे कि शरीर के अंदर कुछ ऐसा जहर/केमिकल है जो पोस्टमार्टम में पकड़ में आ जाएगा। दूसरा शक, वो 6 महीने पुराना काला राज। लेकिन पिता ऐसा क्यों करेंगे? आखिर मकसद क्या हो सकता है? यहाँ पुलिस की जांच एक पुराने एंगल पर जाकर रुकती है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या पिछले 6 महीनों से पिता और बेटी के बीच सब कुछ ठीक था। दबी जुबान में चर्चा है कि एक वायरल वीडियो या किसी ब्लैकमेलिंग के मामले को लेकर आश्रम की बदनामी का डर था। क्या साध्वी प्रेम बाईसा किसी ऐसी बात को जानती थीं या किसी ऐसे विवाद में फंसी थीं जिससे पिता की गद्दी और इज्जत पर आंच आ सकती थी? क्या यह मामला ऑनर किलिंग का है? क्या एक पिता ने अपनी झूठी शान बचाने के लिए अपनी ही बेटी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? ये वो तीखे सवाल हैं जिनका जवाब पिता वीरमनाथ को SIT के बंद कमरे में देना पड़ रहा है। तीसरा पन्ना, वो कंपाउंडर और मौत का इंजेक्शन। इस पूरी मिस्ट्री में अगर कोई शख्स है जिसके हाथों में उस रात साध्वी की जान थी तो वो है कंपाउंडर देवी सिंह। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक साध्वी की मौत कुदरती नहीं थी, बल्कि उनके शरीर में बाहर से कुछ ऐसा डाला गया जिसने चंद मिनटों में उनका काम तमाम कर दिया। उस रात जब साध्वी को घबराहट और पेट दर्द की शिकायत हुई तो नियम से किसी MD डॉक्टर को बुलाना चाहिए था, लेकिन वहां बुलाया गया देवी सिंह को, जो पेशे से डॉक्टर नहीं सिर्फ एक कंपाउंडर है। चश्मदीदों के मुताबिक देवी सिंह ने साध्वी को दर्द से राहत दिलाने के नाम पर एक इंजेक्शन लगाया, लेकिन यह इंजेक्शन राहत देने के बजाय मौत का परवाना बन गया। इंजेक्शन लगते ही साध्वी की हालत सुधरने के बजाय और तेजी से बिगड़ गई। उनका शरीर सुन्न पड़ने लगा और देखते ही देखते उनकी सांसें थम गईं। अब सबसे बड़ा रहस्य उस छोटी सी शीशी में छिपा है कि आखिर उस इंजेक्शन में क्या था। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंजेक्शन 2 ही सूरत में जानलेवा हो सकता है, या तो गलत दवाई दे दी जाए जिससे रिएक्शन हो जाए और गला घुट जाए, या फिर जानबूझकर कोई न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन दिया जाए जो सीधे दिल की धड़कन रोक दे। पुलिस अब इसी बात की जांच कर रही है कि क्या वो इंजेक्शन वाकई दर्द निवारक था या उस शीशी में चुपके से जहर बदल कर लाया गया था। क्या साध्वी को इलाज के बहाने मारा गया है? पुलिस ने देवी सिंह को हिरासत में ले लिया है और उनसे कड़ी पूछताछ चल रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक मामूली कंपाउंडर का साध्वी से क्या बैर हो सकता है? साध्वी की मौत से कंपाउंडर को क्या फायदा होगा? यहीं से शक गहराता है कि देवी सिंह शायद इस खेल का सिर्फ एक मोहरा है। इंजेक्शन की सुई उसके हाथ में जरूर थी, लेकिन हो सकता है कि ट्रिगर कोई और दबा रहा था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसे किसी ने ऑर्डर दिया था कि यही वाला इंजेक्शन लगाओ, या उसे धोखे में रखकर हत्या करवाई गई। फिलहाल पुलिस की सारी उम्मीदें अब विसरा रिपोर्ट पर टिकी हैं। साध्वी के शरीर के अंदरूनी अंगों के सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। यह रिपोर्ट ही बताएगी कि उस रात उनकी नसों में कौन सा रसायन दौड़ा था। अगर रिपोर्ट में जहर या किसी संदिग्ध केमिकल की पुष्टि होती है तो यह केस लापरवाही से हटकर सीधे सोची समझी हत्या में बदल जाएगा। तब तक यह इंजेक्शन ही इस केस की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी कड़ी बना हुआ है। चौथा पन्ना, SIT की रडार और 3 खौफनाक थ्योरी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब जांच SIT के हाथों में है और पुलिस हवा में तीर नहीं चला रही, बल्कि 3 बहुत ही ठोस एंगल्स पर काम कर रही है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक थ्योरी है ऑनर किलिंग। पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि आश्रम की बदनामी या किसी पुराने पारिवारिक विवाद को दबाने के लिए यह कदम उठाया गया हो सकता है। क्या साध्वी कुछ ऐसा जानती थीं जो बाहर नहीं आना चाहिए था? दूसरी थ्योरी है
प्रॉपर्टी और गद्दी का विवाद। साध्वी की लोकप्रियता लाखों में थी और आश्रम में चढ़ावा भी बड़ा था। पुलिस यह खंगाल रही है कि क्या उनकी मौत से किसी करीबी को गद्दी या पैसे का सीधा फायदा होने वाला था। और तीसरी संभावना, जिसे अभी पूरी तरह नकारा नहीं गया है, वो है हादसा। क्या वाकई कंपाउंडर की नादानी ने जान ले ली? लेकिन पुलिस के लिए यह मानना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हादसा होने पर इंसान छिपाता नहीं बल्कि बचाता है। एसआईटी का शक तब यकीन में बदल गया जब उन्होंने उस रात मौजूद 3 मुख्य गवाहों, पिता, वीरमनाथ, ड्राइवर और कंपाउंडर को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की। तीनों के बयानों में जमीन आसमान का विरोधाभास मिला है। पिता कह रहे हैं कि उन्होंने एम्बुलेंस को इसलिए मना किया क्योंकि वो जल्दी पहुंचना चाहते थे, जबकि ड्राइवर का कहना है कि एम्बुलेंस बुलाई जा सकती थी मगर मना किया गया। कंपाउंडर कह रहा है उसने सिर्फ दर्द का इंजेक्शन लगाया, जबकि पिता का बयान कुछ और ही इशारा कर रहा है। यह बयानों का झोल साफ बता रहा है कि कोई तो है जो सच छिपा रहा है। और इन सब के बीच इस केस का सबसे बड़ा और मूक गवाह है साध्वी का मोबाइल फोन। पुलिस ने उसे जब्त करके साइबर सेल को भेज दिया है। डिलीट की गई चैट्स, आखिरी कॉल्स और वो सुसाइड नोट वाली पोस्ट किस लोकेशन से डाली गई, ये सारी डिजिटल कुंडली अब खुलने वाली है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या पिछले कुछ दिनों से साध्वी डिप्रेशन में थीं या उन्हें किसी अज्ञात नंबर से धमकियां मिल रही थीं। ये फोन ही बताएगा कि वो आखिरी रात साध्वी किस डर के साए में जी रही थीं। दोस्तों, सच क्या है ये तो आने वाला वक्त कोर्ट और पुलिस की चार्जशीट ही तय करेगी। हो सकता है कि पिता निर्दोष हों और ये हालात का मारा एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो जिसे हम गलत समझ रहे हैं, या हो सकता है कि पर्दे के पीछे कोई ऐसी घिनौनी कहानी हो जो हमारी सोच से भी ज्यादा काली है। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा डराती है वो यह है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस दुनिया में भरोसा किस पर किया जाए। साध्वी प्रेम बाईसा सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार थी, एक उम्मीद थी। उनका यूं चले जाना सिर्फ उनके परिवार का नहीं बल्कि सनातन समाज और उन बेजुबान गायों का नुकसान है जिनकी सेवा वो करती थीं। आज उनकी अपनी आवाज खामोश है, लेकिन उनकी आत्मा इंसाफ मांग रही है। इतिहास गवाह है कि ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में अक्सर वक्त के साथ फाइलें धूल फांकने लगती हैं, गवाह मुकर जाते हैं और सच किसी कोने में दफन हो जाता है। लेकिन हमें और आपको मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बार ऐसा ना हो। मास्टरमाइंड कौन है, यह फैसला सुनाने से पहले हमें पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बेटी, एक साध्वी अपने ही घर, अपने ही आश्रम में सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षा कहां है? ये लड़ाई अब सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि विश्वास की है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है यह प्रॉपर्टी और प्रतिष्ठा के लिए रची गई एक गहरी साजिश है या महज एक मेडिकल लापरवाही? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय खुलकर लिखें और #JusticeForPremBaisa हैशटैग का इस्तेमाल करें ताकि यह आवाज सरकार और प्रशासन के कानों तक पहुंचे। यह मुद्दा सरकार तक पहुंचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सूत्रों के अनुसार एसआईटी अब सिर्फ बयानों पर भरोसा नहीं कर रही। खबर है कि पुलिस कोर्ट से पिता और 3 संदिग्ध सेवादारों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांग सकती है, यानी ऐसी जांच जिसमें सख्त पूछताछ के जरिए सच तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। अगर सवाल उठे इंजेक्शन किसने भरा या मोबाइल से पोस्ट किसने डिलीट की, तो केस की दिशा बदल सकती है। साथ ही जांच टीम की नजर उस कथित लाल डायरी पर भी है जिसका जिक्र कुछ पुराने भक्तों ने किया है। कहा जा रहा है कि साध्वी जी निजी भावनाओं और आश्रम के वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा उसमें लिखती थीं, लेकिन वह डायरी अब गायब है। अगर वह बरामद होती है तो यह मामला सिर्फ मेडिकल जांच नहीं बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक और वित्तीय रहस्यों का खुलासा भी कर सकता है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, पुलिस सूत्रों और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना या किसी व्यक्ति विशेष को बिना सबूत दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि समाज के सामने एक निष्पक्ष विश्लेषण रखना है। यह मामला अभी भारतीय न्यायालय और पुलिस जांच के अधीन है और अंतिम फैसला कोर्ट का ही मान्य होगा। हम भारतीय संविधान और न्याय व्यवस्था का पूर्ण सम्मान करते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और हर व्हाट्सएप ग्रुप में इतना शेयर करें कि सच को दबाना नामुमकिन हो जाए। आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी सोए हुए गवाह को जगा सकती है। अगर आपको हमारी यह जमीनी पड़ताल और बेबाक अंदाज पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस मुहिम को और ताकत देगा और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस केस का हर एक अपडेट, हर एक नया खुलासा सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अपनी आंखों और कानों को खुला रखें, सवाल पूछते रहें, क्योंकि याद रखिए, सच अक्सर वही नहीं होता जो दिखता है। सत्यमेव जयते। जय हिंद।